नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। सेंट्रल जीएसटी दिल्ली ईस्ट कमिश्नरेट ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को फेक इनवॉइसेस के केस में अरेस्ट किया है। उसी के बारे में आज के अंक में चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस का विश्लेषण करेंगे। फेक इनवॉइसेस के अगेंस्ट में सरकार ने और सीजीएसटी डिपार्टमेंट ने जो एक मुहिम चला रखी है, उसके अंतर्गत सीजीएसटी दिल्ली ईस्ट कमिश्नरेट ने एक सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है, जिस सिंडिकेट को श्री नितिन जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑपरेट कर रहे थे, जिसमें उन्होंने 3 फर्म फ्लोट की थी, 3 फर्म बनाई थी, जो तीनों ही फर्म उनके पिताजी और उनकी धर्मपत्नी के नाम पर बनाई थी। इन फर्म्स के आधार पर 79.50 करोड़ के फिक्टिशियस इनवॉइसेस इश्यू कर दिए गए थे, जिसके आधार पर 14.5 करोड़ की गलत आईटीसी फेक इनवॉइसेस के बेस पर पास ऑन की गई थी। इसके पहले भी दिल्ली ईस्ट कमिश्नरेट ने जो फेक बिलिंग के अगेंस्ट में केस किए थे, उसमें श्री सचिन मित्तल और श्री दिनेश जैन उन फेक इनवॉइसेस के कारोबार में संलिप्त पाए गए थे। उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट के अंदर श्री नितिन जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम दर्शाया था कि उन चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कमीशन के बेसिस पर उन्हें फेक बिल या इनवॉइसेस दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यह सीजीएसटी एक्ट 2017 की सेक्शन 132, जिसे फाइनेंस एक्ट 2020 के सेक्शन 127 से अमेंड किया गया है, उसके ऑफेंसिस किए हों ऐसा पाया गया है, जो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जिसके कारण से उनको अरेस्ट कर लिया गया। इस चार्टर्ड अकाउंटेंट को सेक्शन 69 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के तहत अरेस्ट करके ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने इसे 27 जनवरी 2021 तक के लिए 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मुझे लगता है इस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपनी क्षमताओं का दुरुपयोग किया है। कई लोगों को शायद लगता हो कि इस प्रकार के फेक इनवॉइसेस का काम करके वे बच सकते हैं, लेकिन केवल दिल्ली जोन के अंदर ही इस फाइनेंशियल ईयर में 3684.46 करोड़ के फेक इनवॉइसेस का अब तक केसेस डिटेक्शन हुए हैं, जिसमें 18 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। कई लोग यह मानते होंगे कि डिपार्टमेंट की उन पर नजर नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट की हर संदिग्ध ट्रांजैक्शन के ऊपर नजर है। इस प्रकार से यहाँ पर यह जो बताया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को सेक्शन 132 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एज अमेंडेड बाय सेक्शन 127 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2020, उसके अंतर्गत उसने ऑफेंसेस किए हैं। तो ये अमेंडमेंट क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यह फाइनेंस एक्ट 2020 से कुछ अमेंडमेंट किए गए थे सीजीएसटी एक्ट 2017 में। उनमें से कुछ अमेंडमेंट 1 जनवरी 2021 से लागू हुए हैं। उसके बारे में एक अलग से वीडियो मैं बना चुका हूं, वो आप देख सकते हैं। सेक्शन 132 के अंदर पहले था whoever commits any of the following offenses। उसके बदले में 1 जनवरी से यह शब्द आ गए whoever commits or causes to commit
एंड रिटेन द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस। अर्थात जो कोई व्यक्ति इस प्रकार के ऑफेंस करता है या इन प्रकार के ऑफेंसेस में से जो बेनिफिट है वह रिटेन करता है या दूसरे किसी को भी इस प्रकार के ऑफेंसेस करवाने में मददगार करता है, तो उनके लिए अब ये ऑफेंस के अंदर सजा का प्रावधान कर दिया गया है। तो यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन में शायद इन चार्टर्ड अकाउंटेंट के पिताजी का या उनकी पत्नी का नाम हो सकता है, लेकिन क्योंकि यह जो अमेंडमेंट हुआ है कि whoever causes to commit and retain the benefits arising out of, तो इन वर्ड्स के कारण इन चार्टर्ड अकाउंटेंट को अरेस्ट किया गया है। अब यहाँ पर एक सवाल यह उपस्थित होता है कि यह जो ऑफेंस हुआ है, यह फेक इनवॉइसेस के ट्रांजैक्शन, वह तो 1 जनवरी 2021 से पहले के ही होंगे। तो उस केस में यह जो अमेंडमेंट है, क्या इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जा सकेगा, उसको रिट्रोस्पेक्टिव माना जाएगा, या इसका बेनिफिट यह जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वह अदालत में से ले पाएगा। कुछ करदाताओं ने सेक्शन 69 और सेक्शन 132 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को माननीय सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली चैलेंज किया था, यह कहते हुए कि यह आर्टिकल 21 का वायोलेशन करते हैं, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन रिट पिटीशन को एंटरटेन नहीं किया और अभी 7 जनवरी 2021 के आदेश से इन रिट पिटीशंस को डिस्पोज कर दिया है। अब यह जो रिट पिटिशनर हैं वे चाहें तो माननीय हाईकोर्ट के समक्ष अपनी फिर से पिटीशन दायर कर सकते हैं। एक सवाल यह भी आता है कि क्या किसी व्यक्ति के सामने केस बुक करने मात्र से उसका नाम पब्लिश किया जाना उचित है? इस बारे में भी जीएसटी एक्ट के अंदर एक सेपरेट प्रोविजन है। सेक्शन 159 के अंदर यह दर्शाया गया है कि कमिश्नर या उसके द्वारा ऑथोराइज्ड कोई ऑफिसर, यदि उन्हें लगे कि यह पब्लिक इंटरेस्ट में आवश्यक है, तो वह किसी व्यक्ति का या उस व्यक्ति के सामने जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही है या कोई प्रोसिक्यूशन हो रहा है, उसके बारे में उस व्यक्ति का नाम या कुछ डिटेल्स पब्लिश करवा सकते हैं। तो यह पावर कमिश्नर को दिया गया है, जो काफी हाई लेवल के ऑफिसर होते हैं। तो किसी भी प्रोसीडिंग्स के अंदर किसी का भी नाम उजागर करना हो तो कमिश्नर की परमिशन होना आवश्यक है, या उनके द्वारा जो भी ऑथोराइज्ड ऑफिसर हो। तो यह जो केस है, मुझे लगता है कि सरकार के द्वारा या जो डिपार्टमेंट के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है फेक इनवॉइसेस के अगेंस्ट में, उसमें इस प्रकार के बड़े केसेस के पकड़े जाने पर व्यक्ति का या उस केस के बारे में डिटेल्स उजागर करने से कुछ डिटरेंट एक्शन हो सकता है। इसी सेक्शन का सब सेक्शन 2 बताता है कि नो पब्लिकेशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड इन रिलेशन टू एनी पेनल्टी इम्पोज्ड अंडर दिस एक्ट until the time for presenting an appeal to the appellate authority under section 107 has expired। यानी केवल पेनल्टी इम्पोज किसी पर हुई हो तो उसका नाम पब्लिश नहीं किया जा सकता जब तक अपील करने का पीरियड पूरा न हो जाए, या वो अपील की गई हो और वो अपील का निपटान हो जाए। अर्थात जहां पर नॉर्मल केसेस हैं, इंटरप्रिटेशन के कुछ इश्यूज हैं, वहां पर उन केसेस में यदि पेनल्टी भी इम्पोज की गई हो तो केवल पेनल्टी इम्पोज करने मात्र से किसी करदाता का नाम पब्लिश नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वह करदाता अपील भी कर सकता है और अपील में वह केस का निर्णय पलट भी सकता है। तो जहां पर कमिश्नर इस प्रकार से किसी व्यक्ति का नाम पब्लिश करना चाहता है, वहां पर कमिश्नर यह संतुष्टि अवश्य कर लेगा कि इस केस के अंदर जो एविडेंसेस है वो काफी मजबूत है और इसमें वास्तव में इस व्यक्ति ने या इस करदाता ने टैक्स का इवेजन किया है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः,
तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।